नमस्कार। स्वागत है आपका नेट JRF पेपर 1 की कक्षा में, जिसका नाम है टीचिंग इन रिसर्च एप्टीट्यूड, हिंदी में शिक्षण एवं शोध वृत्ति। पेपर 1 का नाम में नेट JRF को जो होता है। पिछली क्लास में हमने शिक्षण के उद्देश्य पढ़े थे, अलग अलग आधारों पर शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। और जो रह गए थे शिक्षण के उद्देश्य अलग अलग आधारों पर जो आधार रह गए थे, तो वो हम इस क्लास में आगे जारी रखेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना? अभी हमें पढ़ना उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कौन कौन से प्रकार हैं वो पढ़ने हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। B.S. ब्लूम जो एक शिक्षाविद थे, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था B.S. ब्लूम। ये लिखा हुआ B.S. ब्लूम, ये एक शिक्षाविद थे, इन्होंने बताया था सर्वप्रथम। सबसे पहले, वैसे बाद में तो और भी कई शिक्षा विज्ञानियों ने बताया शिक्षण के अलग अलग प्रकार, लेकिन सबसे पहले B.S. ब्लूम बताया था किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कौन कौन से प्रयोग होते हैं, ये सर्वप्रथम बताया था B.S. ब्लूम ने। और कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव टीचिंग। ज्ञानात्मक शिक्षण क्या है पहले समझा देता हूँ, फिर उद्देश्य के आधार पर जितने भी शिक्षण के प्रकार हैं वो पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। ज्ञानात्मक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, यानी कि छात्र को यहाँ पर एक शिक्षक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। और यह प्रक्रिया, ज्ञानात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है, ये 6 चरणों में संपन्न होती है। और 6 चरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर 6 चरण में पहला चरण है, ये लिखा हुआ है, पहला चरण है ज्ञान, दूसरा चरण है अवबोध, तीसरा चरण है प्रयोग, चौथा चरण है विश्लेषण, पांचवा चरण है संश्लेषण, और इसका आखिरी 6वां चरण है मूल्यांकन, ठीक है। अब मैं एक एक बता देता हूँ कि ये 6 चरण में से कौन क्या है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब कोई जानकारी या फिर कोई विषय है, कुछ भी याद करने के लिए अध्यापक ने छात्र को दिया तो उसने उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, ये होगा ज्ञान। समझा नहीं यहाँ पर, केवल पढ़ा है, देख लिया, पढ़ लिया, बस ज्ञान होगा। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या होता है। कोई भी अगर पाठ पढ़ रहा है, छात्र को कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वो पढ़ने के बाद उसको समझने की भी कोशिश करेगा। तो जब समझने की कोशिश करेगा, जब समझ लेगा तो उसे बोलते हैं अवबोध। और समझ लिया, समझने के बाद प्रयोग करने की कोशिश करेगा। प्रयोग करने की, जैसे विज्ञान है, विज्ञान में कोई विषय पढ़ाया तो छात्र ने पढ़ा, समझा, उसको फिर प्रयोगशाला में जाके अध्यापक छात्र से प्रयोग कराएगा कि जो तुमने पढ़ा है, समझा है, उसका प्रैक्टिकल करके देखो प्रयोगशाला में। ये साइंस में, कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद कंप्यूटर लैब में जाके सिस्टम के सामने बैठा कर, कंप्यूटर के सामने बैठा कर उसमें प्रैक्टिकल कराया जाता, तो वही है। तो प्रैक्टिकल करना यानी प्रयोग करना। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब हम विस्तार समझते हैं खुद से। अध्यापक भी सिखाता है, यानी अध्यापक ने प्रैक्टिकल करवा दिया, उसके बाद और विस्तार समझाएगा, और छात्र भी यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर विस्तार से समझेगा उस विषय को, जो विषय पढ़ाया जा रहा है। विस्तार समझने के बाद फिर संश्लेषण, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है कि अगर सामान्य हिंदी में देखें तो संश्लेषण का मतलब होता है संक्षिप्त करना। यानी हमने कोई भी विषय बहुत बड़ा पढ़ा है, मतलब बहुत विस्तार से 2-4 पेज का कोई विषय पढ़ा है, और उसको फिर हमको अपने दिमाग में वो चीज़ बैठाने के लिए, याद करने के लिए 2-4 पेज को हमने आधे पेज में करके, पूरा टॉपिक, पूरे पाठ को आधे पेज में करके हमको याद करना है, तो उसे बोलते हैं संश्लेषण। यानी पहले खूब जो विस्तार में कोई चीज़ लिखी हुई है उसको छोटा बनाकर या अपने काम के लिए रखना, या छोटा बनाकर कोई पढ़ने वाली चीज़ है तो अपने दिमाग में रखना, तो वो होता है संश्लेषण, ठीक है। तो पहले विश्लेषण, यानी कि ये सब ज्ञान, यानी पढ़ा उसने, पढ़ने के बाद और वो समझा, उसका प्रयोग किया, तो ये सब उसने विस्तार से समझाया कि किसी भी टॉपिक को इन सब चरणों से चलते हुए से शिक्षक ने विस्तार से समझाया। विस्तार समझाने के बाद अब छात्र को याद करना है हमेशा के लिए कि ताकि लंबे समय तक याद रहे, तभी तो
पेपर में याद रहेगा। और दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आपको नेट JRF के लिए पेपर 1 देना ही देना है, और इसका लंबा सिलेबस है, टोटल 10 यूनिट है, यानी 10 इकाई हैं, और हर इकाई में 5, 6, 7 ऐसे करके, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 उस पर वो है, क्या कहते हैं, चैप्टर मान सकते हो कि हर इकाई में 5-6 चैप्टर हैं कम से कम। तो इतना सारा याद करना, अब इतना सारा कोई याद तो दिमाग में तो अब पढ़ते टाइम तो याद कर लेगा, वो एग्ज़ाम के टाइम तो इतना रहेगा नहीं। तो जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी विषय को विस्तार से तो पढ़ेंगे समझने के लिए, अब बस समझने के बाद उसको हम दिमाग में उसको शॉर्टकट में याद कर लेंगे कि इसका मतलब ये होता है शॉर्टकट में। जैसे ज्ञानात्मक शिक्षण पढ़ा रहा हूँ, तो ज्ञानात्मक शिक्षण में अब इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या इस तरह विस्तार से अब लिखेंगे भी विस्तार से याद करने के लिए, लेकिन क्या वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या इतना विस्तार से याद रखेंगे? नहीं। केवल ज्ञानात्मक शिक्षण का इसका एक छोटी समझ, मोटी मोटी समझ रहती है, वो उतना याद रखेंगे ताकि वहाँ पर ज्ञानात्मक शिक्षण संबंधी कोई प्रश्न है तो सही कर पाएँ, बस उतना ही। इतना विस्तार से नहीं याद रखेंगे। यही है यहाँ पर कि समझेंगे तो विस्तार से, लेकिन जब याद करना होगा तो संश्लेषण कर लेंगे हम, यानी कि उसको छोटा बना लेंगे और दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मूल्यांकन का मतलब खुद की हम जाँच करते, खुद का टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन छात्र स्वयं करता है और शिक्षक भी करता है। अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन की विधियाँ होती हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में सिलेबस में है भी हमारे। तो उस मूल्यांकन में कुछ जांच की जाती है कि जो हमने याद किया, पढ़ा, समझा, प्रयोग किया, सब कुछ किया, तो वो हमारे दिमाग में है कि नहीं। संश्लेषण में तो विश्लेषण के बाद हमने संश्लेषण करके दिमाग में रख लिया, मूल्यांकन करके जो हमने रखा था वो है कि नहीं। ऐसे तो नहीं इसने सब कुछ किया, याद किया, दिमाग में भूल गया। तो ये मूल्यांकन में ये कहते हैं हमने सीखा कितना याद हुआ। ये मूल्यांकन में हम टेस्ट करते हैं, कुल मिलाकर मूल्यांकन मतलब टेस्ट करना, बस यही है, ये हो गया। अब फिर ये भावात्मक शिक्षण। तो भावात्मक शिक्षण क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव टीचिंग। भावात्मक शिक्षण में जो है छात्र का चरित्र निर्माण करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो अध्यापक है छात्र का चरित्र निर्माण करता है भावात्मक शिक्षण के अंतर्गत। और इसमें भावात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, यानी भावात्मक शिक्षण के अंतर्गत चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी 6 चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर ज्ञानात्मक शिक्षण में 6 चरण थे, यहाँ पर भावात्मक शिक्षण में भी 6 चरण है, लेकिन ये जो भावात्मक शिक्षण वाले 6 चरण है ये अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें ये 6 चरण कौन कौन से हैं। इसमें भावात्मक शिक्षण में अफेक्टिव टीचिंग में जो कि इसकी जो प्रक्रिया होती है भावात्मक शिक्षण की, इसमें 6 चरण कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला चरण है ग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा चरण है अनुमूलन, चौथा चरण है संकल्पना, पांचवा चरण है संगठन, और उसके बाद आखिरी चरण है छठवां चरित्र निर्माण। ये लिखा चरित्र निर्माण। अब एक एक करके बताता हूँ। ग्रहण क्या है? ग्रहण चरित्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक ने जो बताया छात्र ने उसको स्वीकार कर लिया, वो हो गया ग्रहण, यानी ग्रहण करना यानी स्वीकार कर लिया। उसके बाद अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब ग्रहण तो कर लिया, उसका पालन भी तो करना चाहिए ना छात्र को, तो छात्र उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, यानी कुछ वैसा ही व्यवहार जैसा कि उसने ग्रहण किया है, अध्यापक ने बताया वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने व्यवहार द्वारा जो ग्रहण किया है वह वैसा करने की कोशिश करेगा। तो हो गया अनुक्रिया, यानी कि करके देखना है, प्रैक्टिकल जैसे, यानी कि प्रैक्टिकल यहाँ प्रयोगशाला में जाके प्रैक्टिकल नहीं करना है, यहाँ पर छात्र खुद से कर रहा है, अपने व्यवहार के द्वारा कोई काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया अनुक्रिया, यानी करके कोई चीज़ देखना होता है, उसे बोलते हैं अनुक्रिया। तो ग्रहण कर लिया यानी कि उसने अपने दिमाग में कोई चीज़ याद कर लिया या समझ लिया जो अध्यापक ने बताया, फिर उसको करके देखना है, तो वो हो गया अनुक्रिया। उसके बाद होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन को इंग्लिश में बोलते हैं अप्राइजल।
तो करके देखने के बाद छात्र ने ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दिमाग में अपनी बात बैठा ली, ग्रहण करने के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद अनुक्रिया करके देखा, यानी कि उसने खुद से करके देखा। वैसे अगर उसे अच्छा लगा, यानी कि उसे अपने मस्तिष्क में ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, तो वो क्या करेगा, वो अब उसको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति देगा, यानी कि स्वीकार कर लेगा, पूरी तरीके से वो स्वीकार कर लेगा अपने मस्तिष्क में जो भी उसने ग्रहण किया था। यहाँ पर किस चरण में, जो पहले चरण में ग्रहण किया था वह पूरी तरीके से स्वीकार करेगा तीसरे चरण में, जिसका नाम है अनुमूल्यन, इंग्लिश में अप्राइजल। इस तीसरे चरण में विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में वो चीज़ स्वीकार करे। जैसे कि एक साधारण नियम से उदाहरण से बताऊं, अध्यापक ने बोला कि अपने से बड़ों का सम्मान करने चाहिए और उनका चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हें पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारा मन खुश रहेगा। ये सब चीज़ें बताई, यहाँ पर सुन लिया स्कूल में छात्र ने, फिर उसने उसका अनुकूल यानी उसका पालन करना शुरू किया अपने व्यवहार के द्वारा। वैसे ही काम करना शुरू किया अपने घर में जो उसके बुजुर्ग थे, आस पड़ोस में जो बुजुर्ग उनसे नमस्ते करना, चरण स्पर्श करना, ये करना शुरू किया। और बाद में जैसे कि अध्यापक ने बताया था कि उससे तुम्हारा मन में खुशी मिलेगी, तुम्हारे मन में तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अगर उसे ऐसा हुआ, उसे अच्छा महसूस हुआ, तो उसके लगे तो छात्र क्या लगेगा, हाँ ये सही तो है, सही तो बताया था, ये तो काम की चीज़ है। तो अपने दिमाग में क्या करेगा, इस बात को बैठा लेगा। यानी कि जो आदत बनाने के लिए अध्यापक ने कहा छात्र से, वो यहाँ पर तीसरे चरण में अपने दिमाग में स्वीकार करके बिल्कुल पूरी तरीके से बैठा लेगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अनुमूल्यन, यानी अप्राइजल, यानी स्वीकृति दे दिया हो उसने उस बात को, अध्यापक की बात को अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से स्वीकृति दे दिया। ठीक है। अब चौथे चरण से संकल्पना, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट है। तो जब छात्र किसी व्यवहार को या बात को अपने मन में स्वीकृति देता है तो वो क्या बन जाती है, संकल्पना बन जाती है। यानी यहाँ पर जो जिसका वो अनुमूल्यन कर रहा था, जिस व्यवहार का, जिस बात का छात्र अनुमूल्यन कर रहा था, वही चीज़ अगले चरण में जाकर संकल्पना बन जाती है। संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है, सभी लोग समझते होंगे। तो वही है। तो उसने अपने मस्तिष्क में जिस बात के लिए, जिस व्यवहार के लिए स्वीकृति दी, तो वो जो है व्यवहार या वो बात उसके मन में एक संकल्पना बन गई, कॉन्सेप्ट बन गई कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, वो समझ गया। तो ये हो गया संकल्पना। और फिर अगला चरण है संगठन। तो यहाँ संगठन का मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब कोई राजनीतिक संगठन, कोई पार्टी वार्टी, ऐसे नहीं। यहाँ पर संगठन का मतलब है कि जो व्यवहार बताए जा रहे हैं छात्र को अध्यापक के द्वारा। व्यवहार का मतलब यहाँ पर भावात्मक शिक्षण है ना। भावात्मक शिक्षण में क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है। से इस प्रकार का शिक्षण है, चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण करने के लिए अलग अलग व्यवहार अध्यापक छात्रों को सिखाएंगे, अलग अलग बातें सिखाएंगे, जैसे शिष्टाचार हो गया, टाइम से सोना, टाइम से जगना, अपना काम समय से करना, लोगों से मृदुभाषी होना, यानी कि अच्छे से बोलना, ना कि गुस्से से बोलना, और झूठ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें। तो ये सब कई आदतें होंगी, नहीं कोई एक आदत थोड़ी, ये कई आदतें हैं। तो ये सब एक क्रम से चलते हुए, यानी ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, इन सब से होते हुए ये संगठन बन जाएंगे। संगठन का मतलब आदतों का संगठन है। यहाँ पर जो अच्छे व्यवहार अध्यापक छात्र को सिखा रहा है, उन व्यवहारों का संगठन है यहाँ पर। ठीक है, संगठन हो गया। फिर अगला चरण चरित्र निर्माण। और जब सब कुछ हो जाएगा, उसने ग्रहण कर लिया, प्रयोग करके भी देख लिया छात्र ने, अनुमूल्यन भी कर लिया, यानी अपने मस्तिष्क में स्वीकृति दे दी, तो फिर वो अगला आगे चल के वही स्वीकृति कॉन्सेप्ट बन गई, संकल्पना बन गई, ऐसे कई अच्छी आदतें, अच्छे व्यवसाय संकल्पना बनते गए तो उनका एक संगठन तैयार हो गया। और जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, चरित्र निर्माण होगा। और भावात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण, यही तो उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो आखिरी चरण में, छठवें चरण में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भावात्मक शिक्षण। ठीक है, अगला शिक्षण कौन सा है, अगला शिक्षण है मनोगत्यात्मक शिक्षण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर टीचिंग। ठीक है, अब इसको विस्तार में देख लेते हैं कि मनोगत्यात्मक शिक्षण क्या है। इस प्रकार का शिक्षण जो है, इसका संबंध मस्तिष्क और शरीर दोनों से होता है। मनोगत्यात्मक शिक्षण जो होता है, इसका संबंध छात्र के मस्तिष्क और
शरीर दोनों से होता है। इसकी प्रक्रिया भी 6 चरणों में पूरी होती है। यानी जो ये तीसरे प्रकार का शिक्षण है उद्देश्यों के आधार पर, इसकी प्रक्रिया भी 6 चरणों में पूरी होती है। ऊपर जो दो हमने पढ़े उसमें भी उनकी प्रक्रिया भी 6 चरणों में पूरी हो रही थी, अब इसकी प्रक्रिया भी 6 चरणों में पूरी हो रही है। तो देख लेते हैं कि मनोगत्यात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी हो रही है वो चरण कौन कौन से हैं। चलिए ओके, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ, फिर बताता हूँ। चलिए देखते हैं मनोगत्यात्मक शिक्षण के 6 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण है इसका उद्दीपन। उद्दीपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उद्दीपन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेशन। यानी कि उद्दीपन क्या होता है, अगर मैं इसको समझाऊं तो इसके अंतर्गत कि छात्र को किसी काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा। मतलब कि जैसे कि अगर तुम सुबह जल्दी जागोगे तुम्हें पढ़ने का टाइम मिलेगा, तुम्हें याद आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, कम टाइम में ज़्यादा याद कर पाओगे। इससे क्या होगा, तुम छात्र क्लास में होशियार हो जाओगे। ऐसे इस प्रकार का यहाँ पर छात्र को प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्दीपन का मतलब हो गया कि यहाँ पर छात्र को प्रोत्साहन दिया जाता है। और फिर अगला चरण क्या है? अगला चरण है कार्यकरण। कार्यकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्यकरण को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनिंग। फंक्शन में होता है कार्य, और ये कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको बोल देंगे फंक्शनिंग। तो यहाँ पर तो अध्यापक ने बताया और फिर छात्र ने उसका पालन करना शुरू किया। यानी कि जैसा बताया उद्दीपन में वैसा व्यवहार करना, मैंने खुद से वैसी आदत डालना शुरू किया। यानी उसने सुबह जल्दी जगने का प्रयास किया और जल्दी जग कर जो टाइम मिला वो अध्ययन में वो समय देने के लिए, यानी पढ़ाई में वो समय देने का कार्य किया यहाँ पर छात्र ने। ये हो गया कार्यकरण। और फिर तीसरा क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण तो पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण क्या करना है? नियंत्रण करना है कि यहाँ पर जो भी उसको बताया गया है छात्र को वो किस ढंग से करना है। यानी ऐसे नहीं कि बस पढ़ना शुरू किया सुबह जग कर तो बस पढ़ रहे हैं, स्कूल का टाइम हो गया पता ही नहीं, बस पढ़ रहे हैं, नहाना भूल गए, नाश्ता कितने टाइम करना ये भूल गए, बस पढ़ना है। ऐसे नहीं, कोई भी काम नियंत्रित ढंग में करना है कि इतने बजे जगना है, इतने बजे तक पढ़ना है, फिर फ्रेश होने जाना है, नहाना है, स्कूल के तैयार होना, ये सब। तो कोई भी काम नियंत्रित ढंग से करना, अनियंत्रित ढंग से नहीं करना है, व्यवस्थित ढंग से करना है। तो ये किसमें होगा? ये नियंत्रण वाले चरण में होगा। और फिर अगला चरण क्या है? अगला चरण है समायोजन। ये लिखा है समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन का क्या होगा? इसका अगर सरल शब्दों में समझाऊं क्या होता है समायोजन? समायोजन ये होता है हमारे पास कई काम है, मतलब स्कूल बस जाना पढ़ना बस थोड़ी होता कि कोई भी छात्र का काम। किसी भी छात्र को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उसको खेलना भी है, उसको खाना भी खाना है, रात में पर्याप्त नींद भी लेनी है, थोड़ी मनोरंजन के लिए टीवी भी देखना है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब पढ़ना भी है, पढ़ने का सिलेबस पूरा करना है टाइम से एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत सारे काम हो गए ना, तो इनको समायोजन करना है कि कौन सा टाइम कितने समय पर किया जाए, कोई भी काम कितने समय पर किया जाए कि वो काम सही तरीके से हो और दूसरे काम का नुकसान ना हो। यानी कि वो मनोरंजन गतिविधि भी अपनी कर ले,
पर्याप्त नींद भी ले ले और पर्याप्त पढ़ाई भी कर ले, ये सब कर ले, और कोई एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करे, यानी कि किसी एक काम की वजह से उसका दूसरे काम का नुकसान ना हो, ये सब के सही तरीके से हो और इसमें कोई समस्या ना हो, ये सब होता क्या, समायोजन। ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट, यानी कि वो सही तरीके से अपने कार्यकलापों के बीच अपने जो भी यहाँ पर फंक्शनिंग कर रहा है उनके बीच में वो सही तरीके से समायोजन स्थापित कर रहा है, ये हो गया समायोजन। ठीक है, उसके बाद क्या, समायोजन के बाद अगला चरण है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन। यानी कि नेचुरलाइजेशन क्या होता है, वैसे तो नेचर माने होता है प्रकृति, और प्रकृति क्या होती है, प्रकृति को हम हिंदी में बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, किसी व्यक्ति का स्वभाव, यही ये का स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण को मैं आसानी शब्दों में समझाऊँ कि यहाँ पर ये पहले चरण से लेकर यहाँ चौथे चरण समायोजन तक जो भी कर रहा था तो वो उसके आदत में बन जाने चाहिए, स्वभाव में हो जाना चाहिए चीज़ें। उसे ये रटने के लिए कोई उसे फोर्स करे या कोई उसे मतलब धक्का दे, बताए कि चलो ये काम करना है, इस समय वो करना है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविकरण के चरण में आकर उसे ये इन सब का स्वभाव बन जाना चाहिए कि कोई काम कैसे करना है, कितने समय में करना है, और सभी काम सही ढंग से हों। इन सब का ख्याल उसे अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में होना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें जो यहाँ पर उद्दीपन किया गया, कार्यकरण यानी कि उसने कार्य करना प्रारंभ किया नियंत्रित ढंग से, फिर उन सब का समायोजन भी किया। तो ये सब उसके द्वारा, उस छात्र के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। कोई बाहरी कारक उसे धक्का मत दे, मतलब उसे को बल आरोपित मत करे, उसे कहे मत, कोई बाहरी कारक उसे सिखाए मत कि ऐसा करो। उसे अंदर से ही अपनी अंतरात्मा से, अपने मस्तिष्क से ये सब प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कौन सा काम किस समय करना है। यानी कि ये सब चीज़ें उस स्वभाव में आ जाए, सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें स्वभाव में आ जाए जो भी कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, स्वाभाविकरण। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो ये सब क्या बोलेंगे, उसकी आदत निर्माण, यानी आदत बन गई, उसकी क्या आदत बन गई, कोई भी काम करने की, या फिर जो भी काम करना है सभी काम करने की, कि समय से करेगा, सही ढंग से करेगा, और सभी का पर्याप्त फ़ायदा लेगा। कोई एक कार्य दूसरे कार्य का नुकसान नहीं करेगा। ये सब उसकी आदत बन गई हैं। कहाँ तक आ जाए, स्वाभाविकरण में कोई चीज़ें आ जाएंगी तो आदत तो बन ही जाएंगी। और यहाँ पर शुरुआत कहाँ होती है, उद्दीपन से, फिर कार्यक्रम, फिर नियंत्रित ढंग किया, फिर सभी के बीच समायोजन की स्थापना की, फिर वो सभी चीज़ स्वभाव बन गई, वो सभी कार्य अच्छे या उसके आते उसकी स्वभाव बना। जब स्वभाव बन गए तो क्या बोलेंगे, इन सबको सामूहिक जो पाँच उच्चारण है, इन सब का जो लास्ट निष्कर्ष निकलेगा वो क्या रहेगा, वो ये निष्कर्ष निकलेगा कि ये सब चीज़ें उसकी आदत बन गई हैं, यानी कि आदत का निर्माण हो गया। बस यही है आदत निर्माण। तो मनोगत्ता में शिक्षण क्या है, मनोगत्ता में शिक्षण वो ही है कि इसका संबंध मस्तिष्क और शरीर से दोनों होता है। मस्तिष्क यानी कि उसको पहले उद्दीपित प्रोत्साहित किया गया, उसको कुछ प्रेरणा दी गई कि तुम ऐसा करोगे तो ये लाभ होगा, तो उसने मस्तिष्क में सोचा, फिर ये मस्तिष्क शरीर यानी कि उसने करना शुरू किया, तो उसको आदत बन गई। जो आदत बनेंगी तो वो आदत केवल मस्तिष्क की नहीं बनेगी, मस्तिष्क या केवल शरीर की नहीं बनेगी, दोनों की बनेगी। जैसे स्वाभाविकरण कब होता है, स्वाभाविकरण तभी होता है जब वो सभी चीज़ उसके मस्तिष्क में आ जाएं और उसे याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसके अपने आप याद आती जाएं कि कौन सा काम किस समय करना है। तो ये मस्तिष्क का हो गया। और कर तो कैसे रहा है, कर अपने शरीर के द्वारा रहा है। तो ये जब मस्तिष्क और शरीर दोनों मिला तभी तो ये पूरा आदत निर्माण हुआ है, तभी तो ये अंतिम चरण प्राप्त हुआ। तो ये तो बोल रहा है इस यहाँ पर मनोगत्ता में शिक्षण की परिभाषा में, इस प्रकार के शिक्षण का संबंध मस्तिष्क और शरीर दोनों से होता है। ओके, और इसको लिखने के लिए चलिए समझा दिया मैंने, अब इसको लिखना है। तो ऐसे लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया है, मुझे नहीं लगता कि बोल के लिखवाने की ज़रूरत है। देख लीजिए ज्ञानात्मक शिक्षण में क्या लिखा, इस प्रकार के शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह 6 चरणों में संपन्न होती है। मतलब ये प्रक्रिया यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह प्रक्रिया, यानी ज्ञानात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह प्रक्रिया 6 चरणों में संपन्न होती है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हो गया। अब भावात्मक शिक्षण, इसमें भी सब लिखा है, तो आप वीडियो को रोक करके बैक करके लिख लीजिएगा, सब लिखा ही तो है, इसमें बोल के लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रियाओं के आधार पर, ये भी शिक्षण के प्रकार है। क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये लिखा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्रियाओं के आधार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन एक्शंस है। एक्शन माना होता है ना क्रिया, तो यहाँ पर एक्शन यानी क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के कौन कौन से प्रकार है वो यहाँ पर बताया गया है। तो क्रियाओं के आधार पर पहला प्रकार का शिक्षण है, शिक्षण का पहला प्रकार है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लिखा है प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में जैसे कक्षा है, कोई टॉपिक शिक्षक ने पढ़ाया, जैसे कि शिक्षक ने पढ़ाया रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। रिजर्व फॉरेस्ट को हिंदी बोलते हैं संरक्षित वन, यानी कि जो सरकारी होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जंगल के किसी क्षेत्रफल को से संरक्षित किया जाता है, यानी कि बाउंड्री के द्वारा, जैसे तार वाली बाउंड्री हो गई, ये लगा के वहाँ पर मानव गतिविधियों को रोका जाता है। यानी कोई इंसान यहाँ पर पेड़ नहीं काटेगा, शिकार नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, घर नहीं बनाएगा, रहेगा नहीं, ये सब सरकारी ज़मीन है और केवल उनके लिए, किन के लिए, जानवरों के रहने के लिए, ताकि आराम से रहें, वो बाधा रहित ढंग से, बिना किसी बाधा के, ताकि इंसान उनके जीवन में, उनके क्रियाकलाप में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके, इस प्रकार रहें सभी जानवर, जंगली जानवर। तो इसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, यानी संरक्षित वन बनाए जाते हैं। तो अब ये इसने पढ़ा दिया किताब से, अध्यापक ने ये रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में ऐसे पढ़ा दिया। अब उसको दिखाना है रिजर्व फॉरेस्ट होता कैसा है रियल में, तो क्या करेगा, आज के समय में क्लासों में जो अच्छे स्कूल होते हैं, बड़े स्कूल, उन्हें प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर के द्वारा वो उसने लैपटॉप को अपने प्रोजेक्टर से जोड़ा या कंप्यूटर रखा, उसको प्रोजेक्टर से जोड़ा और स्क्रीन में कोई वीडियो दिखा दी रिजर्व फॉरेस्ट की, जैसे कि टीवी में चैनल नहीं होती, एनिमल प्लानेट के नाम से, डिस्कवरी के नाम से बहुत सारी चैनल हैं जहाँ पर जंगलों के दृश्य दिखाए जाते हैं, दिन भर आते रहते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो पड़ी रहती है रिजर्व फॉरेस्ट की। तो उसने वीडियो दिखा दी रिजर्व फॉरेस्ट की कि वहाँ पर कैसे जानवर रहते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं वहाँ पर। पूरा जो जंगली जानवर रहते हैं, जैसे शेर हो गए, चीते हो गए, हिरण हो गया, बाघ हो गए, हाथी हो गए, गैंडे हो गए, ये सब। तो उसने ये सब चीज़ें वीडियो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को दिखा दी। तो ये क्या होगा, ये इसे बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसने जो चीज़ पढ़ा है उसको प्रेजेंट कर दिया क्लास में, उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन। जैसे कि फिल्म में, वीडियो, नाटक, कहानी, यानी नाटक भी तो बनते हैं, तो मतलब नाटक जो खेले जाते हैं तो उनको रिकॉर्डिंग भी तो होती है। और आज के समय में, पिछले कई सालों से भी, जब से कैमरा टीवी चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग होती है, टीवी में दिखाए भी जाते हैं, यूट्यूब में डाले जाते हैं। कहानियाँ भी बनती हैं, मतलब स्टेज पे कहानियाँ जो अभिनय करते हैं अभिनेता, उनकी रिकॉर्डिंग करके डाल दिया जाता है अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया। तो उसने कोई कहानी दिखा दी, जैसे प्रेमचंद की एक कहानी है, कौन सी, बूढ़ी काकी, और वो किसी थिएटर में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रेजेंटेशन, और उसको टीचर ने दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, वहाँ पर टीचर ने क्लास में उसके प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, तो जो कहानी पढ़ाई थी, मान लो टीचर ने पहले कहानी पढ़ाई छात्रों को, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, उसके बाद में उसको दिखा भी दिया सामने। तो क्या होगा कि ये टीचर ने प्रस्तुतिकरण कर दिया, जो पढ़ाया था उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया। तो क्या होगा, ये हो गया प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो इसमें प्रस्तुतिकरण में लिखने की जरूरत, अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये अपने बस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी पढ़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बस कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि ये प्रस्तुतिकरण होता क्या है। कोई चीज़ हमारे सामने
जो दिखा दी जाती है। और इसका एक और आसान उदाहरण, जो पावर पॉइंट में कॉलेज में प्रेजेंट नहीं किया जाता, कोई प्रेजेंटेशन मतलब कोई फंक्शन होता, कोई सेमिनार होता है। हाँ, सेमिनार के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। सेमिनार होता है, कोचिंग वाले करते हैं, तो अपनी कोचिंग के बारे में बताने के लिए वो सामने बड़ी सी स्क्रीन में प्रेजेंट करते हैं अपनी कोचिंग को, हिस्ट्री अपनी कोचिंग शुरू हुई, कोचिंग ने कितनी उपलब्धियाँ हासिल की, कितने हज़ार ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कितने हज़ार छात्रों को हमने सिलेक्शन करवाई है, फलाने का बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो क्या करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं, अपनी कोचिंग का प्रस्तुतिकरण करते हैं सेमिनार के दौरान। तो यही तो होता है प्रस्तुतिकरण। बस आसान है, समझ में आ गया होगा। और हिंट के लिए अब ये लिख लीजिएगा कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत किसी विषय को छात्रों के सामने पे प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं लिखिएगा, सेंटेंस गड़बड़ हो गए, फिर से बोलता हूँ। हाँ, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत किसी विषय को छात्रों के सामने किसी वीडियो, फिल्म, नाटक, कहानी आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बस इतना ही लिखना है, बाकी समझा दिया, वही जो समझा दिया वही महत्वपूर्ण है लिखना। यहाँ पर इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर अगला प्रकार का शिक्षण का प्रदर्शन। प्रदर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रदर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। ये लिखा परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है? इसमें करके दिखाया जाता है। जैसे शिक्षक किसी अभिनेता की तरह अभिनय करके पाठ को समझाता है। जैसे कि अंग्रेजी में ड्रामा होते हैं ना, 12th में यूपी बोर्ड का जो कक्षा 12 होती है उसमें है, मतलब अब पता हो जाना हो, पहले था वो क्या नाम था उसका, मतलब यूरोपीय कोई कहानी थी, उसमें कई कहानी थी, मुझे नाम याद ना है। उसमें है, उसमें पूरा मतलब पूरी नाटक की तरीके है वो। तो टीचर ने अंग्रेजी वाले टीचर ने पूरा नाटक पढ़ाया किताब से, और उसके बाद खुद उस नाटक में जो हीरो है उसकी तरह एक्टिंग करके बता रहा है कि हीरो ने ऐसे बोला, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, मतलब ऐसे हाथों से करके अब अपने शरीर की से जो अध्यापक है अपने शरीर को हिला डुला के अपने हाथों से अभिनय करके बता रहा है कि जैसे कहानी में जो अभिनेता कर रहा है वैसे अपने हाथों से अपने शरीर का इस्तेमाल करके, हाथ पैर बॉडी पूरा इस्तेमाल करके टीचर छात्रों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। तो ये क्या होगा? ये हो गया परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन करके द्वारा छात्र यहाँ पर छात्र सीख रहे हैं अध्यापक के प्रदर्शन के द्वारा। या फिर प्रदर्शन एक और होता है जब कोई कार्यक्रम होता है स्कूल में, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर किसी अवसर पर, तो छात्र कोई नाटक खेलते हैं, कोई मतलब कोई किसी कहानी का अभिनय करते हैं, तो बाकी छात्र देखते हैं, तो अभिनय जो कर रहे हैं वो प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक मतलब शिक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है। वो ऐसे सभी प्रदर्शन को यहाँ पर हम शिक्षण के प्रकार में शामिल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के जो प्रकार हैं, तो इसमें प्रस्तुतिकरण आता है, प्रदर्शन आता है, तो सभी प्रस्तुतिकरण इसमें शामिल नहीं होंगे। केवल वही प्रस्तुतिकरण शामिल होंगे जिनका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना। ऐसे यहाँ पर भी केवल वही प्रदर्शन शामिल होंगे यहाँ पर जिनका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। तो अगर मान लीजिए स्कूल के किसी कार्यक्रम में छात्र कोई नुक्कड़ नाटक या फिर कोई नाटक या कहानी का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका उद्देश्य जो है बाकी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, तो वह वैसा प्रदर्शन जो है इस प्रदर्शन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जो प्रदर्शन जो शिक्षण का प्रकार है, प्रदर्शन करके से पढ़ाना, वो इसमें आ जाएगा। उदाहरण के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। तो प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण क्या है? प्रदर्शन के आधार पर जो शिक्षण है, शिक्षण का एक प्रकार जो प्रदर्शन है, ये किस प्रकार का शिक्षण है? ये ऐसा शिक्षण है जिसमें करके दिखाया जाता है। यानी अब खुद ऐसा करके दिखाया जाएगा, जैसा कि अध्यापक ने पढ़ाया है वैसा खुद करके दिखाएगा या फिर किसी और से करवा के दिखाएगा, तो उसी को मतलब छात्रों के सामने करके दिखाना, वही है प्रदर्शन। तो यहाँ पर समझ में तो आ गया होगा, प्रदर्शन बहुत आसान है। अब लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ। प्रदर्शन विधि के द्वारा शिक्षण के अंतर्गत करके दिखाना शामिल होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शिक्षक किसी
कहानी के अभिनेता की तरह अभिनय करके छात्रों को वह कहानी समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, हो गया। अब ऐसे क्रियाओं के आधार पर जो तीसरा प्रकार है शिक्षण का वो है क्रिया। क्रिया करके शिक्षण करना, यानी क्रिया करके छात्रों को पढ़ाना। सरल भाषा में क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन। ACTION, क्रिया को बोलते हैं एक्शन। क्रिया क्या? क्रिया कुछ नहीं, सीधी बात, मतलब सरल शब्दों में, सबसे आसान शब्दों में प्रैक्टिकल, जैसे प्रयोगशाला कार्य लिखा भी है। यानी कि विज्ञान में कोई फार्मूला पढ़ाया कि ये कैसे बनता है। जैसे मैं पढ़ाया कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैसे बनता है, इसका सूत्र होता है CaCO3। ये तो पढ़ा दिया विज्ञान किताब में। अभी चलो बना के देखेंगे कैल्शियम, चलो प्रयोगशाला। छात्रों को अध्यापक ले गया, विज्ञान का जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें ले गया। अब बस वहाँ उनको वह करवा के सिखा रहा है कि ये मिलाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्रिया करके बता रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल करके उनके सामने कैसे ये जो उसने पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाई है जो उसने, वो करके दिखा रहा है यहाँ पर क्रिया करके। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये क्रिया के आधार पर शिक्षण हो गया। टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिखना क्या है? इसमें यही लिख लीजिए, जैसे पे उदाहरण के लिए उदाहरण लिख लीजिए, बाकी आपके दिमाग में उदाहरण देखते ही याद आ जाएगा कि क्रिया के आधार पर शिक्षण क्या होता। तो इसमें लिख लीजिए जैसे प्रयोगशाला कार्य, यानी जैसे प्रयोगशाला में कोई चीज़ करके सिखाना क्या होती है, वो क्रिया के आधार पर शिक्षण होता है। बस ये लिखना है, और इसमें कुछ खास नहीं है, आसान है, सबको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या है? आगे है शिक्षण के सिद्धांत। ये लिखा हुआ है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत क्या है? चलिए देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। यानी शिक्षण का जो सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको शिक्षण के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ओके, शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम जेरोम ब्रूनट ने किया था। जेरोम ब्रूनट एक शिक्षाविद का नाम है। शिक्षाविद का मतलब जो शिक्षा विज्ञानी होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो खोज और डेवलपमेंट क्या कहते हैं, विकास करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, वो उनको बोलते हैं शिक्षा विज्ञानी या शिक्षाविद। तो जेरोम ब्रूनर, क्या लिखा? जेरोम ब्रूनर एक शिक्षाविद है, और इसी शिक्षाविद ने सर्वप्रथम शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया था। ये लिखा कि शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने किया। हालांकि प्रश्न आते नहीं है कि शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये बस पढ़ने के लिए और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए लिख दिया यहाँ पर। आगे क्या है? शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिसके द्वारा एक ओर शिक्षा के परिणामों व दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत का शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो बहुत से तर्क वाक्यों का समूह होते हैं। यानी शिक्षण सिद्धांत में बहुत सारे तर्क होते हैं, और वो जो तर्क होते हैं उनका काम क्या होता है? उन तर्कों के माध्यम से एक और तो जो शिक्षा के परिणाम है, यानी जिनके जो हमें शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के द्वारा जो हमें रिजल्ट प्राप्त करने वो रिजल्ट है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी की विशेषताएँ क्या हैं, क्योंकि शिक्षा तो विद्यार्थियों को ही प्रदान की जा रही है, तो विद्यार्थियों की विशेषताएँ क्या हैं, और जो रिजल्ट लाना वो भी विद्यार्थी को लाना है। तो विद्यार्थी की विशेषताएं और जो शिक्षा के परिणाम है, जो शिक्षा के हमें रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पारस्परिक संबंधों को समझाया जाता है कि उनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार हैं, ये समझाया जाता है किसमें? शिक्षण के सिद्धांत में।
तो शिक्षण के सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है और उन तर्क वाक्यों के द्वारा शिक्षा के परिणामों जो कि हमें प्राप्त करने हैं और जो दूसरी जो विद्यार्थी की विशेषताओं जो विद्यार्थी जिनको शिक्षा प्रदान करनी है उनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है कि उनके यानी कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त करने हैं शिक्षा प्रदान करने के द्वारा और जिन छात्रों को प्रदान करने तो उन छात्रों की विशेषताएं क्या हैं और वो विशेषताएं उन रिजल्ट के उन परिणामों के साथ किस प्रकार संबंधित होंगी। यानी कि अगर कोई छात्र पढ़ने में अच्छा है वो उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो शिक्षा के परिणाम प्राप्त कर लेगा। कोई दूसरा सच है वो रुचि नहीं दिखा रहा पढ़ने में, उसको मायने नहीं लग रहा वो विषय पढ़ने में, तो रिजल्ट कहाँ से लाएगा। तो इन सभी संबंधों का यानी कि छात्रों की विशेषताएँ और शिक्षा के परिणामों इन दोनों के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है किसमें, शिक्षण के सिद्धांत जो हैं उनके तर्क वाक्यों के द्वारा। ठीक है, और इन सिद्धांतों के माध्यम से अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम का मूल्यांकन जो है शिक्षण के सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पर आप जब लिखिएगा तो इस वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, लाइन खिंचा लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शिक्षण के सिद्धांत के माध्यम से ही शिक्षा का मूल्यांकन यानी अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा ये पता लगाएंगे। ये टेस्ट कैसे करेंगे, ये शिक्षण के सिद्धांत के माध्यम से ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें लिखने के लिए मैंने समझा दिया, लिखने के लिए जो लिखा है ये लिख लेना है, इसमें कुछ बोल के लिखवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने लिखा हुआ है। और शिक्षण के सिद्धांत के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का समूह है। शिक्षण सिद्धांत कोई एक वाक्य नहीं है, बहुत से तर्क वाक्यों का समूह है। तो इसमें जो तर्क वाक्य हैं इनके कई चरण भी होंगे क्योंकि एक वाक्य तो है नहीं, तो जो इसके कई चरण होंगे तो वो शिक्षण कौन कौन से चरण हैं जिनके माध्यम से अध्यापक जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है या करता है ऐसा। तो शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरण कौन कौन से चलिए देखते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत का पहला चरण है अभिप्रेरणा का चरण। शिक्षण सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है, पहला चरण है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, चलिए मैं समझा देता हूँ। अभिप्रेरणा का मतलब होता है सामान्य सा मोटिवेशन, इंग्लिश में जो मोटिवेशन सभी लोग समझते होंगे। हिंदी में अभिप्रेरणा भले ना आती हो लेकिन मोटिवेशन सबको पता होगा। तो मोटिवेट करते हैं छात्रों को, अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो पढ़ने में उनको मन कैसे लगेगा, क्योंकि भले एक दो छात्र ऐसे हों जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत ना हो वो खुद से ही पढ़ते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम छात्र होते हैं मैक्सिमम छात्रों को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से जो अच्छा अध्यापक होता है वह हमेशा छात्रों को मोटिवेट करता रहता है। ये सामान्य सी बात है। जो एक अच्छा अध्यापक उसी को माना जाएगा वो जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वह छात्रों को हमेशा अभिप्रेरित करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, अच्छी जगह शादी होगी, तुम अच्छा सा घर बनाओगे और अपनी सभी आवश्यकताएं नौकरी में से जो वेतन मिलेगा पूरा कर पाओगे, एक सम्मानित एक सुखी जीवन जी पाओगे। ऐसे बहुत सी बातें बोल के एक अध्यापक छात्रों को मोटिवेट करता है। और भी कई चीज़ें होती हैं मोटिवेट करने की, ये तो बहुत सामान्य चीज़ें हैं मोटिवेट करने जो सबको समझ में आती हैं। ठीक है, तो यही जो मोटिवेट करना यही अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, क्योंकि ये शिक्षण में बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षण में ये मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो शिक्षण की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी नहीं हो पाएगी। ये इसलिए ज़रूरी है अभिप्रेरित करना, इस वजह से मोटिवेट करना, इस वजह से बना दिया गया क्या, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बना दिया गया। बस यही अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें लिखना क्या है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जो समझा दिया बस वही याद किए रहना है। वैसे कोई ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता पेपर में कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा से संबंधित दूसरे क्वेश्चन आएंगे और वो आप तभी कर पाएंगे जब अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है वो समझे रहेंगे। तो जो मैंने बता दिया वो समझे रहना है। और जो अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, मैंने समझा दिया इतने विस्तार से। और इसमें क्योंकि मुझे इतना आसान लगता है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन किसी को लिखाने की ज़रूरत है, सबको पता रहता है कि मोटिवेशन क्या है और वही जो मोटिवेशन वही मोटिवेशन का सिद्धांत है। तो अपने शब्दों में अगर किसी को ज़रूरी है लिखना कि याद नहीं रहेगा भूल जाएगा तो अपने शब्दों में लिख लेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा सिद्धांत पढ़ाता हूँ। दूसरा सिद्धांत है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत है। उद्देश्यों के निर्धारण का मतलब कि अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो छात्र पढ़ेंगे क्यों। यहाँ पर उद्देश्य होता है ना, तो उद्देश्य क्या, कोई छात्र कहेगा मुझे अध्यापक बनना है या कोई कहेगा मुझे सेना में जाना है,
तो उद्देश्य क्या है, तभी तो पढ़ेगा, तभी तो कक्षा पास करेगा। यानी 6 से अगर सिनेमा जाने के लिए उससे 12th मांग रहे हैं, न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम शिक्षा उसकी कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। तो उसका उद्देश्य क्या कि मुझे अगर सिनेमा जाना तो 12वीं पास होनी चाहिए। तो ये वहाँ पर उद्देश्य निर्धारित कर दिया। तो उद्देश्य निर्धारित होगा तभी तो पढ़ेगा। अगर उद्देश्य नहीं तो कोई भी छात्र सोचेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब उसे उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो पढ़ेगा कैसे, मतलब पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा ना। सभी छात्रों की बात नहीं करी, जो ज़्यादा छात्र होते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बिना उद्देश्य के नहीं पढ़ते। और इससे भी छोटा उद्देश्य होता है, साल में परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक अर्धवार्षिक, उसमें अच्छे नंबर लाने होते हैं, पास होना होता है। तो सबसे समान तो उद्देश्य तो यही है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, पास होना, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी एक उद्देश्य। तो अध्यापक छात्रों को बताता है उद्देश्यों के बारे में कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। वो अपने हिसाब से कि परीक्षा नौकरी जो भी है वो अपने हिसाब से छात्रों को देखकर बताता है और उद्देश्य निर्धारित करता है कि उद्देश्य से अध्यापक अपने लिए उद्देश्य निर्धारित करता है कि मुझे इतने टॉपिक, इतने इकाई, इतना मेरे सिलेबस, इतने चैप्टर मुझे समय से पूरा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम सब पे पूरा कोर्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर छात्र और अध्यापक दोनों के लिए उद्देश्य रहेंगे अलग अलग। अध्यापक के लिए उद्देश्य रहेगा कि इतने समय से पूरा कराना है, छात्रों को अच्छे समझाना है ताकि वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ये हो गया अध्यापक उद्देश्य। और यहाँ पर छात्रों के भी उद्देश्य रहेंगे कि उन्हें अच्छे नंबर लाना, अच्छे से याद करना, ये सब, और जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग होगी। तो हो गए छात्रों के उद्देश्य। तो यहाँ पर उद्देश्यों का निर्धारण दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर अध्यापक के लिए उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तो ठीक से पढ़ाएगा नहीं, अगर छात्र के लिए उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तो छात्र ठीक से पढ़ेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये इसलिए ये बन गया कि उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, ये एक सिद्धांत बन गया। बस यही है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा सभी को। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना बाद में वीडियो के नीचे, या फिर जो नंबर दिया था मैंने पहली वीडियो में अपनी पहली क्लास में, तो उस नंबर पे मैसेज कर सकते के पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कुछ लिखाने लायक है नहीं, इस वजह से लिखवा नहीं रहा हूँ, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा सभी को। फिर अगला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये क्या है, इसको सामान्य शब्दों में कहो, बहुत सरल में, रिवीजन। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ तो मैं कितनी बार एक ही सेंटेंस को 3-4 बार बोल बता रहा हूँ, और बहुत कई उदाहरण, एक उदाहरण नहीं 3-4 उदाहरण, कुछ भी यहाँ पढ़ाता हूँ तो 3-4 उदाहरण देता हूँ और बार बार बोल कर समझाता हूँ। कई लोगों को बोरिंग भी लगता होगा, जिनको मतलब जल्दी समझ में आ जाता है एक बार, उनको बोरिंग लगता होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मेरी क्लास देखेंगे जिनको तुरंत समझ में नहीं आता, तो उसके लिए क्या होता है, रिवीजन करो। तो मैं भी पढ़ाते टाइम पे बार बार रिवीजन करता हूँ, एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ। और आप जब देखेंगे तो आपको भी वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे तो दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी देखेंगे दोबारा देखेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है आपको, नेट JRF हो या कोई भी हो, भले ही आपको हाई स्कूल या 12वीं ग्रेजुएशन कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी पढ़ना है, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। तो बस यही है अभ्यास का सिद्धांत है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि अभ्यास करना। रिवीजन के कई तरीके होते हैं, लिख याद करना, और अगर गणित है तो उसमें गणित में सवालों का अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। टेस्ट पेपर लग जाते हैं, टेस्ट पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभ्यास पेपर। तो वही तो है, प्रैक्टिस सेट जिसे बोलते हैं, अभ्यास पेपर। वही तो अभ्यास का सिद्धांत हो गया। और जब अभ्यास करते हैं तो चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिवाइज होती है हमारे दिमाग में, उनका दोहराव होता है। तो यही हो गया अभ्यास का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत, आसान है। अगला सिद्धांत क्या, अगला सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। समन्वय का सिद्धांत क्या है, समन्वय का सिद्धांत मतलब कि एक कक्षा में अध्यापक जो होता है वो छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर छात्र और अध्यापक के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। समन्वय को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि छात्र जो है शिक्षक को समझ पाए और शिक्षक जो है छात्र को समझ पाए। उनके विचार एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, यानी कुछ मामलों में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके विचार यानी कि उनके सोचने का तरीका कुछ हद तक मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के वो विरोध में न रहें, हमेशा एक दूसरे के सहयोग करने की, सहयोग के माध्यम से सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसकी, छात्र और अध्यापक दोनों की। यानी कि यहाँ पर
छात्र इस प्रकार सीखे कि वह शिक्षक में विश्वास करते हुए सीखे। और यहाँ पर शिक्षक छात्रों को इस प्रकार सिखाए कि वह अपना पूरी 100% पूरा योगदान दे, पूरी कोशिश करे कि वह छात्र को सही तरीके से संतुष्ट कर पाए, किस बारे में जो पढ़ा रहा उस बारे में संतुष्ट कर पाए, वो चीज़ उसके दिमाग में डाल पाए। तो ये सब क्या होगा, ये सब कब होगा, तभी होगा जब समन्वय होगा, यानी जब वो एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के का सम्मान करेंगे और एक दूसरे को का ध्यान देंगे। मतलब कैसे ध्यान देंगे, पढ़ाई के मामले और किसी चीज़ में पढ़ाई के मामले में ध्यान देंगे, तो तभी सही प्रकार से शिक्षण हो पाएगा। और यही समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत नहीं, एक दूसरे से सहयोग बनाते हुए काम करना, यही है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र पढ़ाई के मामले में जो भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके मामले में दोनों एक दूसरे से सहयोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ सीखेंगे। और यही है समन्वय का सिद्धांत। तो समझ में आ गया होगा, इसमें लिखाने की ज़रूरत है क्या? वैसे चलिए लिखा देता हूँ, अगर कठिन लगे। वैसे मुझे तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, कुछ किसी में लिखाने की जरूरत नहीं लग रही। चलिए लिख लीजिए समन्वय सिद्धांत हेडिंग के आगे ऐसे एरो करके लिख लीजिए। इसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से सहयोग बनाते हुए किसी भी विषय को पढ़ने और सीखने का अभ्यास करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, बातें की है। ओके, यही समन्वय सिद्धांत है, सहयोग के द्वारा सीखना। इंग्लिश में अगर किसी को हिंदी में समझ में ना आए तो यहाँ पर समन्वय के नीचे लिख लेना कोऑर्डिनेशन। फिर अगले सिद्धांत के मनोरंजन का सिद्धांत। ये आज के समय जो ऑनलाइन कोचिंग चलते हैं ना, मैं तो इसको फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत सारे जो कुछ कोचिंग वाले फॉलो करते हैं मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि छात्र बोर ना हो इस वजह से बीच में उनका मनोरंजन करा देते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग में नहीं, ऑफलाइन कोचिंग में भी होता है, स्कूलों में भी होता है। स्कूल में तो बहुत होता है, स्कूल कॉलेज में, यानी कि कोई विषय पढ़ा रहा है और बीच में कोई एक चुटकुला सुना दिया। लेकिन चुटकुला ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल विषय से अलग हट के हो कि छात्र जो है चुटकुला के में चले जाएं, दिमाग उनका और पढ़ाई से उनका जो विषय पढ़ रहा था उनसे उसका दिमाग हट जाए, ऐसा नहीं। कोई कहानी सुना दिया, कहानी कैसे सुना दिया, जो विषय पढ़ा रहा उससे संबंधित होनी चाहिए कहानी, तो इससे उनका मनोरंजन भी हो गया और विषय से भटके भी नहीं। और जो बोर हो रहे थे वो बोरियत भी ख़त्म हो गई, जो उब रहे थे छात्र वो उबाऊपन भी ख़त्म हो गया। तो ये मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो अगर छात्र उस विषय से बोझिल महसूस कर रहे हैं तो उनका बीच बीच में हल्का मनोरंजन कराते देना। और ऐसा मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन हो। स्वस्थ मनोरंजन क्या होता है, जिससे छात्रों का दिमाग उस विषय से हटे ना, बल्कि उस विषय में लगा भी रहे और उनका जो बोझिल महसूस कर रहे थे वो मानसिक बोझ भी कम हो जाए। यही होता है मनोरंजन का सिद्धांत। और कई भी विषय होते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य हो गया या इतिहास की कहानियाँ हो गई, इसमें कई ऐसे विषय होते हैं कि हम कोई घटना या फिर कोई प्रसंग उस विषय का पढ़ रहे हैं और उसी बीच में ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं जिसमें हमें हंसी आ जाती है या हमें मन में मतलब कुछ ऐसा महसूस होता है, खुशी टाइप में महसूस होता है, तो वहाँ पर भी मनोरंजन हो जाता है। और जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको उसने और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया। मैंने बताया ना पहला सिद्धांत, उसमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रेजेंटेशन में, उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर दिया तो छात्रों का और मनोरंजन हो गया इससे। और वो जो विषय पढ़ा रहा था वो समझ में आ गया। तो मनोरंजन कैसा, मनोरंजन ऐसा है कि यहाँ पर जो विषय से संबंधित मनोरंजन होना चाहिए। यहाँ पर मनोरंजन का उद्देश्य वो होना चाहिए कि जो विषय पढ़ा रहा है उस विषय के को अच्छी तरह से छात्रों के दिमाग में समझाने के लिए, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, वो कंसेप्ट बन जाए उनके दिमाग में, इसके लिए वो मनोरंजन का सहारा ले। तो मनोरंजन इस प्रकार का होना चाहिए। और यही है मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि मनोरंजन का सिद्धांत शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए यहाँ पर मनोरंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया मनोरंजन का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, ये सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या, अगला सिद्धांत है स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत। स्तरानुकूल शिक्षण के सिद्धांत का मतलब है कि छात्र का जो स्तर है उसी का उनका अनुकूल उसको पढ़ाया जाए। और छात्र का स्तर कैसा है, जैसे कोई छात्र बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा इतना तेज़ उसका दिमाग कार्य करता है कि कोई चीज़ कोई टॉपिक बताता है अध्यापक, उसे एक बार में समझ में आ जाता है। तो
उसका स्तर बहुत उच्च स्तर का है पढ़ाई के मामले में। और जो उसी कक्षा में एक और छात्र है, उसको कोई चीज़ 5 बार बताई जाए तब समझ में आता, उसको एक बार में कुछ पल्ला ही नहीं पड़ता, ऊपर से निकल जाता उसके दिमाग में। तो स्तर अलग अलग है ना, यहाँ पर क्या लिखा स्तर, तो यहाँ पर दोनों का स्तर अलग अलग है। तो छात्र को अध्यापक जो रहेगा उस कक्षा में उस विषय के लिए तो उसको ऐसा तरीका, ऐसा सिद्धांत विकसित करना पड़ेगा वहाँ पर पढ़ाने के लिए कि जो उन दोनों के छात्रों के, जो दोनों प्रकार के छात्र हैं उनके अनुकूल हो। यानी जो बहुत होशियार छात्र है, बहुत ब्रिलियंट छात्र है, और जो काफ़ी कमज़ोर छात्र है, उन दोनों को चीज़ें समझ में आए। तो उसको ऐसा तरीका विकसित करना पड़ेगा अपने पढ़ाने का, अपना विषय पढ़ाने का। तो यही है स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत, यानी शिक्षण इस प्रकार करें जो सभी छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। यही है क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्तरानुकूल शिक्षण सिद्धांत। चलिए इसका एक लाइन में लिख लीजिए, बाकी समझा तो मैंने बहुत अच्छे रंग से कर दिया है। इस ये हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद लिखना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक कक्षा के सभी छात्रों का अध्ययन या समझ स्तर देखते हुए उसी के अनुकूल शिक्षण कार्य करता है। ठीक हो गया। अगला सिद्धांत साझेदारी का सिद्धांत। साझेदारी को इसे बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संगठन या समूह, ये होता है एसोसिएशन। तो यहाँ पर छात्र और शिक्षक कोई संगठन नहीं बना रहा है, कोई गठबंधन या कोई पार्टी नहीं बना रहा है, यहाँ पर ऐसे साझेदारी कर रहे हैं, यानी एसोसिएशन बना रहे हैं अध्ययन के लिए, यानी पढ़ाई के लिए। यानी कि वो छात्र जब कोई भी विषय पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो इस प्रकार पढ़ते हैं कि अपने खुद को और अध्यापक को अलग अलग समझ कर नहीं, एक ही समझ कर कि अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो भी जो चीज़ पढ़ा रहा है वो भी समझ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, और हमको पढ़ा रहा है, यानी हम भी समझ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। यानी कि एक ही संगठन के सदस्य मानते हुए यहाँ पर कौन है, अध्यापक और छात्र दोनों। अध्यापक को भी ये साझेदारी का सिद्धांत अनुसरण करना पड़ता है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये शिक्षण का सिद्धांत तो अध्यापक के लिए होता है। तो यानी अध्यापक को छात्रों को अपने संगठन का सदस्य मानते हुए कोई विषय पढ़ाना होगा। ये नहीं कि छात्रों को समझे कि वो ये मुझसे छोटे हैं, नीचे बैठे हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनका से क्या बोलता है, अब मैं इनका नेता हूँ, इनका सुपीरियर हूँ, तो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ और ये मुझसे छोटे हैं, ये इनको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, मैं इनको पढ़ाऊँगा, ये इनको पढ़ना है, मेरी आज्ञा मानना। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कोई भी अध्यापक उसे पढ़ाते समय एक छात्रों और खुद के बीच एक ऐसा टीम, यानी कि हम एक टीम है, हम एक ग्रुप हैं, और ये मेरे ग्रुप के सदस्य हैं, और मैं इनको नेतृत्व प्रदान कर रहा हूँ, यानी मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। मैं इनसे कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं इन्हीं के बराबर हूँ, बस मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आता है, इनको नहीं आता, तो इनको मैं सहयोग कर रहा हूँ और इनको सिखा रहा हूँ, और साथ में मैं भी सीख रहा हूँ। इनको ही नहीं सिखा रहा, इनके सिखाने के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। हम तो सभी लोग साथ साथ सीख रहे हैं, यानी कि हम सभी संगठन बनाकर उस विषय को, यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो ये भावना से छात्रों को जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो इस सिद्धांत यानी जिस सिद्धांत का यहाँ पर पालन कर रहा है शिक्षक कक्षा में, इसी को बोलते हैं साझेदारी सिद्धांत। साझेदारी सिद्धांत यानी कि एसोसिएशन का जो थ्योरी होती है वही। तो इसमें लिखने की ज़रूरत है क्या, तो लिख लीजिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य इस प्रकार करता है कि वह छात्रों को अपने से छोटा ना समझते हुए अपने बराबर के सदस्य के रूप में समझता है, और उसी भावना के साथ वह उनको पढ़ाता है। यही है। और भी अगर दूसरे शब्दों में तो इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक छात्रों को अपने संगठन का सदस्य मानते हुए आपस में किसी विषय को सीखने जैसे
व्यवहार करते हुए किसी विषय को उन छात्रों को सिखाने की कोशिश करता है। ये आचार्य का सिद्धांत, यानी ये सब चीज़ समझने वाली हैं। इसमें कोई ना भी लिखो की ज़रूरत नहीं है, लिखना भी है तो समझने के लिए होता। सचार यानी कि छात्र और शिक्षा के बीच में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही टीम भावना के साथ ग्रुप के रूप में, कि हम एक ग्रुप के हिसाब से ऐसे मानते हुए सीखना है कि हम सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये मानते हुए सीखना, ये सचार का सिद्धांत। तो चलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी जो भी रह गए हम यूनिट फर्स्ट यानी कि इकाई पहली पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बचे हैं बाकी अगली क्लास में जारी रखेंगे। चलिए, और हाँ, बाकी जिसको भी मेरा नंबर है, इसके वीडियो के सभी क्लासों के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहता है, और पढ़ना कैसे, पढ़ने का तरीका क्या होता है ये भी लिखा रहता है। तो उससे आप देख सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी पूछना है तो उस नंबर पर मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट करके ये सब पूछ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि जैसे इसमें पूरी 10 इकाइयाँ हैं। 10 इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब सबको पता हो, क्या बताऊँ इकाई का मतलब, यानी पूरे सिलेबस को, जो JRF का जो पहला पेपर है, उस पूरे सिलेबस को 10 भागों में बांट दिया गया है पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। तो और 10 भागों, उसी एक भाग को कहते हैं एक इकाई, और एक इकाई में अलग अलग टॉपिक हैं। तो उनको मान लो कि एक चैप्टर, तो ये हमारा पहला चल रहा है, जो अभी चल रहा है पढ़ा, और ये चल रहा है पहला चैप्टर या पहला पार्ट है। तो इसी प्रकार जो 10 यूनिट हैं, तो 10 इकाइयाँ हैं, इन सभी से 5-5 प्रश्न आते हैं पेपर में। ये सिलेबस में स्पष्ट लिखा है। अगर किसी ने सिलेबस नहीं देखा तो वो सिलेबस डाउनलोड करके NT के वेबसाइट से देख ले, उसमें स्पष्ट लिखा। हालांकि मैं सिलेबस के ऊपर भी और परीक्षा कैसे होती इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आसानी रहेगी आप लोगों को समझने में। तो इससे सभी से 5-5 प्रश्न आते हैं। तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि जब प्रत्येक इकाई ख़त्म होगी तो उसमें के इकाई से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में जो पेपर जो हुए हैं, उनसे उस इकाई में जो प्रश्न आए हैं तो वो कराने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हल करा दूँ। और ये यूनिट वाइज चलेगा, यानी प्रत्येक इकाई के समाप्त होने पर उस इकाई से आए हुए प्रश्न करा दूँगा। फिर अगली इकाई पर उससे संबंधित जो भी कोई प्रश्न आए होंगे और जो भी मेरे पास उपलब्ध होंगे वो करा दूँगा। ऐसे पढ़ाते हुए नहीं, थ्योरी पढ़ाऊँगा और उसके बाद उसके प्रश्न कराना, ऐसे इस प्रकार मैं पढ़ाऊँगा। और सिलेबस तो बता ही दिया, बाकी चलिए, धन्यवाद।